साल 1993 में राइटर बिल्डिंग, जिसे वेस्ट बंगाल के सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक यंग लेडी रेप विक्टिम के साथ सीएम से मिलने जाती है। लेकिन उसकी बात सुनने की जगह उसे पुलिस द्वारा घसीट के बाहर निकाल दिया जाता है। उस समय बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और ज्योति बसु सीएम थे। इस घटना के बाद वो यंग लेडी प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकाल दूंगी, तब तक इस राइडर बिल्डिंग यानी सचिवालय में कदम नहीं रखूंगी। और इससे ठीक पहले 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालते हैं। लेकिन अचानक एक 20 साल की लड़की उनकी गाड़ी के बोनट पे चढ़ जाती है और जोर जोर से इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाती है। इन घटनाओं ने उस यंग लेडी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि बनाई और उसे राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे ला दिया। उस यंग लेडी का नाम था ममता बनर्जी। लेकिन कहानी बस यहीं तक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल चेहरे को डिकोड करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 में कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ममता के पिता प्रोमिनेश्वर बनर्जी एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनकी डेथ ममता जब किशोर अवस्था में थी तभी ही हो जाती है। कहा जाता है कि ममता ने परिवार की मदद के लिए दूध बेचने तक का भी काम किया था। ममता ने जोगमाया देवी कॉलेज में हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की एंड इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली। ममता ने मास्टर डिग्री के लिए इस्लामिक हिस्ट्री को ही क्यों चुना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ममता बनर्जी को पॉलिटिक्स में शुरू से ही इंटरेस्ट था। छात्र जीवन से ही ममता बनर्जी राजनीति में हिस्सा लेने लगी। उस दौर में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीएम का काफी दबदबा था, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद से जुड़ी। ममता चाहती तो सीपीएम के साथ जुड़ के भी अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी शुरू से ही एग्रेसिव मूव और कंट्रोवर्शियल क्रिएट करने वाली रही। ममता ने छात्र परिषद के साथ जुड़कर कई मुद्दों पर उग्र आंदोलन किए, सड़कों पर प्रदर्शन किए। वह छात्र परिषद और कांग्रेस की हर रैली में भाग लेती और आक्रामक भाषण के जरिए महिला, गरीबी और छात्र मुद्दों को टारगेट करती। उस समय बंगाल में कांग्रेस की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन ममता ने इस पार्टी में अपना पॉलिटिकल करियर देखा, क्योंकि मौजूदा सरकार को टारगेट करके फेम और पहचान लेने का ये काफी अच्छा मौका था। कहते हैं हर इंसान के लाइफ में एक मौका, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जो उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है। ऐसा ही मौका 1975 में ममता बनर्जी को मिला था। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. कहीं उग्र प्रदर्शन हुए। उस समय जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के विरोध में बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी रैली में ममता बनर्जी भीड़ को चीरते हुए निकलती है और सीधा जेपी नारायण की गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती है और जोर जोर से इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाती है। इस घटना को लोगों ने एक फियरलेस मूवमेंट के रूप में देखा। ममता रातों रात अखबारों की सुर्खियां बन गई और साथ ही इंदिरा गांधी की नजरों में आ गई। ममता का इस तरह से गाड़ी के बोनट पे चढ़ने का कारण भी शायद यही था। बाद में जब बंगाल में सीपीएम की गवर्नमेंट आती है और ज्योति बसु सीएम बनते हैं, तो ममता बनर्जी कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करती है। ममता बनर्जी की एक खासियत ये भी थी कि वो एक लेडी होते हुए भी सीधे मुद्दे पर भिड़ जाती थी। ममता बनर्जी ने कई मौकों पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं और पुलिस को खुली चुनौती दी। ममता बनर्जी के लिए ये तो कहना पड़ेगा कि उनका पॉलिटिकल कैरियर एसी रूम से ज्यादा सड़कों पर प्रदर्शन और लोगों के बीच रहकर बीता। इसका फायदा साल 1984 के लोकसभा चुनाव में मिला। ममता ने सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ बनर्जी को हरा दिया। वो उस समय 29 साल की थी। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने उन्हें एक नेशनल अटेंशन दी
एक बार जब ममता बनर्जी साल 1990 में कांग्रेस द्वारा घोषित बंद के दौरान प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी तो सीपीएम के एक कार्यकर्ता ने उनके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में ममता बनर्जी के सर से खून निकलने लगा, लेकिन वो वहीं पर डटी रही। ऐसे कुछ मौके जब ममता बनर्जी एक लेडी की तरह सॉफ्ट ना रहते हुए मैसिव पर्सनालिटी में दिखी तो लोगों के बीच उनकी छवि काफी चर्चित होने लगी और बंगाल को ममता के रूप में ममता दीदी मिली। लेकिन इस घटना और इसके बाद साल 1993 में राइटर बिल्डिंग वाली घटना, जिसमें ममता बनर्जी को घसीट के बाहर निकाल दिया जाता है, ने सीपीएम की नींव को बंगाल में हिला दिया था। ममता ने संकल्प लिया था कि वो इस बिल्डिंग में तब घुसेगी जब तक कि वो सीपीएम को बंगाल से खदेड़ ना दे, और ममता बनर्जी ने किया भी ठीक वही। और इस बदले को लेने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस का हाथ भी छोड़ दिया। ममता ने कांग्रेस पे सीपीएम को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर दी। कहा जाता है कि 1997 में जब कांग्रेस की मीटिंग में ममता को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे नाराज होकर ममता ने एक अलग पार्टी बनाई। लेकिन हकीकत ये थी कि ममता ने बंगाल की जनता की नस जान ली थी और समझ गई थी कि वो कांग्रेस के बिना भी बंगाल में अपना सिक्का जमा सकती है। जब रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो कार के प्लांट के लिए सिंगूर में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था तो वहां के लोकल किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो नैनो प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। ममता ने इसे मास्टर स्ट्रोक कार्ड की तरह खेला। वो लोकल किसानों के साथ खड़ी हुई। ममता ने किसानों के साथ भूख हड़तालें की। लोगों को लगा कि हमारी नेता तो ये है जो हमारे बीच बैठ के हमारे हक के लिए लड़ रही है, जबकि ममता बनर्जी सीपीएम की नींव कमजोर कर रही थी। इसी तरह जब साल 2007 में नंदीग्राम में सेज प्रोजेक्ट के लिए जमीनें अधिग्रहण की जा रही थी तो ममता ने मां माटी और मानुष का नारा दिया। इस विरोध प्रदर्शन में कई ग्रामीण मारे गए। ममता ने किसानों के साथ कई दिनों तक धरना दिया, प्रदर्शन किए। ये घटना पूरे बंगाल में इमोशनल इशू बन गई और ममता एक मास लीडर के रूप में उभर कर आई और इसका फायदा 2011 के इलेक्शन में देखने को मिला। ममता ने लेफ्ट यानी सीपीएम का नामो निशान मिटा दिया। ये बंगाल का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट था। I congratulate the election commission and the full team also, and the administration, government of India and everywhere, even the Bengal people also. लेकिन साल 2011 में टीएमसी की सरकार बनने के बाद ममता ने रिलीजियस कार्ड खेला, क्योंकि बंगाल में हर 100 में से 27 से 30 माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं। ममता जानती थी कि हिंदू वोट अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं और वो माइनॉरिटी वोट को एक तरफा अपनी ओर खींच सकती है। इसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, हिंदू फेस्टिवल पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, इमामों को स्टाइपेंड देती है। वहाँ के हालातों को देखकर इन आरोपों को निराधार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से माइनॉरिटी वोटर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। वो माइनॉरिटी राइट्स का हवाला देती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि ममता की सरकार में हजारों लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश से आकर भारत में बस गए, और शायद सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी था कि ममता जानती थी कि ये सब टीएमसी के थंब वोटर है। टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हिंदू वोटरों को धमकाने, बूथ कैप्चर करने जैसे कई आरोप लगे। अपोजिशन का आरोप था कि टीएमसी के कार्यकर्ता ममता राज में खुलेआम गुंडागर्दी मचाते थे। आलम तो ये भी था कि बहुत से बूथ ऐसे भी थे जहां टीएमसी को लगता कि यहां पर पार्टी को वोट नहीं मिलेगा तो वो लोगों को वोट तक नहीं डालने देते थे। इन सब का जीता जाता एग्जाम्पल साल 2018 पंचायत इलेक्शन और साल 2021 का विधानसभा इलेक्शन में हुई घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने बंगाल में टीएमसी की और ममता की छवि पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिसका जीता जागता उदाहरण साल 2026 का इलेक्शन है। टीएमसी को मुंह के बल खानी पड़ी।
ममता सरकार का अंत इस तरह से होगा, ये टीएमसी और ममता ने कभी नहीं सोचा था। ममता बनर्जी एक महत्वाकांक्षी और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली लेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ममता बनर्जी ने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। एक साधारण और बिना राजनीति पृष्ठभूमि वाले घर से निकल गए ममता ने अपने दम पर न केवल राइटर हाउस में अपनी जगह बनाई, बल्कि सीपीएम जैसी बड़ी पार्टी का नामो निशान भी मिटा दिया। ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ एक महिला नेता की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जहां सड़क पर संघर्ष करने वाला इंसान सत्ता तक तो पहुंच जाता है, लेकिन सत्ता में बने रहने की कीमत कभी कभी उसकी पूरी विरासत बदल देती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।